हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं वेब ज्ञान। हम क्लास 9th का साइंस डिस्कशन कर रहे थे। हमने फर्स्ट और सेकंड इसका चैप्टर जो है पढ़ लिया है, पूरी तरीके से इसे फिनिश कर लिया है। अब हम इसका तीसरा चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले अध्याय में पदार्थ पढ़ा। तो पदार्थ क्या होती है? हमारे आसपास दिखाई देने वाली वे सभी वस्तुएं जिनमें जो स्थान घेरती हों और जिनमें द्रव्यमान उपस्थित हो, उन्हें ही हम पदार्थ कहते हैं। अब इस पदार्थ को छोटे छोटे कणों के रूप में विभक्त किया गया, छोटे छोटे कणों के रूप में तोड़ा गया। जब तोड़ा गया तो हमें एक सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण प्राप्त हुआ। एक सूक्ष्मतम अविभाज्य कण प्राप्त हुआ जिसे डाल्टन साहब ने परमाणु का नाम दिया। मतलब जब हम पदार्थ को तोड़े तो हमें एक सूक्ष्मतम एवं अविभाज्य कण प्राप्त हुआ। अविभाज्य कण प्राप्त हुआ जिसे डाल्टन ने परमाणु का नाम दिया। इसी अविभाज्य कण को, परमाणु को इंग्लिश में एटम कहा जाता है। और ये एटम शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के एटोमियो शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है एटोमियो, इससे लिया गया है। इसका हिंदी में जो अर्थ है एटोमियो का, वो है अविभाज्य। जिसे विभाजित हम नहीं कर सकते, उसे ही हम कहते हैं एटम या परमाणु। डाल्टन ने जब बताया कि जब पदार्थ को तोड़ा जाएगा तो एक सूक्ष्मतम अविभाज्य कण प्राप्त होगा जिसे हम परमाणु कहते हैं। तो जब डाल्टन ने यह बताया, लगभग एक दशक तक यही बातें चर्चा चली कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है, हम उसे विभाजित नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब एक दशक बीत गया तो उसके बाद परमाणु पर जो है प्रयोग होना प्रारंभ हुआ। तो इस प्रयोग में यह निष्कर्ष निकला, प्रयोग में कुछ परमाणु के बारे में यह निष्कर्ष निकला कि यह परमाणु जो है वो अविभाज्य कण नहीं है, इसे हम विभाजित कर सकते हैं। इन्हें 3 कणों में विभाजित किया जा सकता है। इनके अंदर 3 कण पाए गए जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा गया, जिन्हें अपरमाणविक कण कहा गया। वो कण कौन से थे? वो कण जो थे, इलेक्ट्रॉन था, एक कण था इलेक्ट्रॉन और एक कण था प्रोटॉन और एक कण था न्यूट्रॉन। ये था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतीक जो है E- से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रोटॉन को जो है P+ से रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यूट्रॉन को जो है N0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनके खोजकर्ता देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता हैं वो थॉमसन है। प्रोटॉन के खोजकर्ता जो है गोल्डस्टीन है। और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक हैं। आपको कहीं कहीं पर प्रोटॉन की जो खोजकर्ता हैं वो आपको रदरफोर्ड देखने को मिलेगा, लेकिन कंपटीशन के बुक में जो है गोल्डस्टीन ही दिया गया है। तो यहाँ पर हम गोल्डस्टीन ही लेकर चलेंगे। हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता को याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक देखेंगे, जिससे कि हमें इनके नामों को आसानी से याद करने में सहायता प्रदान होगा। जैसे ट्रिक, कौन सा ट्रिक है? ईंट पर गिर के नाच। ईंट पर गिर कर नाच। ईंट पर गिरकर नाच। जैसे इसको हम हिंदी में लिखें, ईंट पर गिरकर नाच।
इसका मतलब क्या है, जो E है यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। और T जो है इसके बगल में, ये जो है इसके खोज, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता को रिप्रेजेंट करता है, थॉम्सन। और P जो है प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, और G उसके खोजकर्ता गोल्डस्टीन। N जो है यहाँ पर वो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता को न्यूट्रॉन को बताता है, N फॉर। और जो ये CH है, CH वो जेम्स चैडविक को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हम ये ट्रिक जो है याद रखेंगे, ताकि हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो है खोजकर्ता आसानी से याद रखें। इसका प्रतीक बहुत ध्यान में रखना कि P पॉजिटिव से प्रोटॉन, E माइनस से इलेक्ट्रॉन और N जीरो से न्यूट्रॉन। तो हमने पदार्थ के बारे में, पदार्थ में ये परमाणु क्या होता है ये हमने परमाणु की संरचना कैसे होती है, इसी परमाणु की संरचना नाम पर एक अगला अध्याय में एक चैप्टर ही करके पूरा है, जिसमें हमें परमाणु की पूरी संरचना पढ़ना है, उसका सिद्धांत पढ़ना है। तो उसमें देखेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में देख लेते हैं। तो परमाणु की जो संरचना होती है वो स्फेरिकल होती है। परमाणु जो है दिखने में कैसा लगता है, गोलाकार, ऐसे गोल सा देखने में लगता है, स्फेयर की तरह गोल में। इसके बीच में जो है, इसके मध्य में एक ऐसा गोल सा स्थान पाया जाता है जिसे हम जो है नाभिक कहते हैं, नाभिक, न्यूक्लियस कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। और इसी नाभिक में जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उपस्थित होते हैं। इसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और जो ये इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा होती है, उसमें जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। ये परमाणु की संरचना होती है। तो हमने देखा कि परमाणु क्या है और परमाणु की संरचना क्या है और उसके खोजकर्ता क्या है और उसके कितने सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। अब जो है हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, दो नियम पढ़ेंगे, केमिकल संयोजन के दो नियम पढ़ेंगे। तो दो साइंटिस्ट हुए हैं रसायन विज्ञान में, एक का नाम था एंटोनी लेवाइजर और एक का नाम था प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट। इन्होंने रसायन विज्ञान में संयोजन के दो नियम दिए, जो कि रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण आधार बन गई पूरे रसायन विज्ञान का। जो है ये जो है आधारशिला है ये दो नियम। कौन कौन से वो नियम थे? पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा नियम था स्थिर अनुपात का नियम। तो अब हम जो है इस द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम देखेंगे। तो इसको अब हम देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है, यहाँ पर इसमें बताया जाता है इस नियम में कि यदि कोई रिएक्शन हो रहा हो, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो, तो रिएक्शन के पहले, रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो भी तत्व आपस में रिएक्ट करते हों तो उनका टोटल द्रव्यमान, और रिएक्शन के पश्चात जो भी हमारा प्रोडक्ट बनता है, जो भी हमारा यौगिक बनता है, उसका टोटल द्रव्यमान सदैव बराबर होता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट करके जल का जो है एक अणु बनाए, एक अणु जो है इसका बनाए। तो कहने का मतलब कि एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया के पहले जितने जो तत्व हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, ये तत्व, इनका टोटल द्रव्यमान, इनका कुल द्रव्यमान, इनका जो है कुल द्रव्यमान, और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले प्रोडक्ट का, यौगिक का
कुल द्रव्यमान जो है सदैव समान होता है, बराबर होता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो हम इसके स्टेटमेंट को देख लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, इसको हम देखेंगे। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश होता है। सृजन का मतलब क्रिएट करना, अपने आप क्रिएट नहीं होता है, और ना ही उसका डिस्ट्रॉय होता है, ना ही उसका विनाश होता है, ना ही वो नष्ट होता है। तो ये अभिक्रिया है, और यहाँ पर ये अभिक्रिया करके जो प्रोडक्ट बनाया, तो इनका टोटल द्रव्यमान और इनका टोटल द्रव्यमान सदैव क्या होगा, समान होगा। ये कभी नष्ट नहीं होंगे। कि यहाँ पर यदि 5 किलो, मान लो इस रिएक्शन के पश्चात जो रिएक्टेंट का जो पूरा मास था वो 5 किलोग्राम था, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि रिएक्शन के बाद बनने वाला जो भी यौगिक है वो 4 किलो हो जाए, 4 किलोग्राम हो जाए, या 6 किलोग्राम हो जाए। अर्थात 4 किलोग्राम में मतलब 1 किलोग्राम जो है वो नष्ट हो गया, ये नहीं होगा। या 1 किलोग्राम इसमें क्रिएट हो गया, उसका सृजन हो गया, ये कभी नहीं हो सकता। ये जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है कि सदैव जो होता है दोनों तरफ, रिएक्शन के दोनों तरफ जो भी द्रव्यमान होता है वो समान होता है। अब जो है हम पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम क्या है, तो हम देखेंगे स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या है, किसी यौगिक में, कोई भी यौगिक है उसमें उपस्थित जो तत्व हैं उनके द्रव्यमान का अनुपात जो है वो सदैव स्थिर होता है, उसे ही स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। इसको हम समझते हैं। जैसे कोई यौगिक है, इस यौगिक में उपस्थित तत्व, इस यौगिक में उपस्थित तत्व, उपस्थित जो तत्व है उनके द्रव्यमानों का अनुपात, इनके जो है द्रव्यमानों का अनुपात जो है सदैव स्थिर होता है, सदैव स्थिर या निश्चित होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम कोई यौगिक ले रहे हैं, वाटर, जल ले रहे हैं H2O, तो ये एक प्रकार का क्या है, यौगिक है, और इसमें जो उपस्थित तत्व हैं वो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये कह रहा है कि इस यौगिक में उपस्थित जो तत्व हैं इनके द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर होता है। तो इनका द्रव्यमान क्या है, तो हर एक तत्व का अपना एक द्रव्यमान होता है, जो आगे आपको जो है 18 तत्वों के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें उसकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को बताया जाएगा। तो तब तक वेट कीजिए उसका। इसे देखिए, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 यूनिफाइड मास होता है, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 यूनिफाइड मास होता है। तब इन दोनों, इस यौगिक में जो जितने भी तत्व उपस्थित हैं उनका अनुपात लेंगे उनके भार का। जैसे 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन एटम का 1 यूनिफाइड मास है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 यूनिफाइड मास। 2 यूनिफाइड मास अनुपात ऑक्सीजन का लेंगे, ऑक्सीजन का कितना है, 16 यूनिफाइड मास। तो ऐसे कर देंगे, इनको काट देंगे, 2 × 2 = 2 × 8 = 16, 1:8 वैल्यू हमें प्राप्त हुआ। ये जो अनुपात मिला है ये अनुपात सदैव स्थिर रहेगा। कैसे, ये जल जो है कहीं का भी हो, किसी भी सोर्स से लिया गया हो, चाहे समुद्र का जल हो, चाहे नल का जल हो, नदी का हो,
या झरना का हो या किसी नाली का हो, पानी का जो केमिकल फार्मूला है वो H2O ही रहेगा। तो उसके अनुसार इसका जो भार का जो अनुपात है वो भी 1:8 ही रहेगा, निश्चित रहेगा। चाहे वह किसी भी सोर्स से या अथवा बनाया गया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका जो है केमिकल फार्मूला और ये इसका भार का जो अनुपात है वो सदैव स्थिर होगा। इसे ही हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम जो है इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने स्टेटमेंट इसका लिख लिया है। देखेंगे कि स्थिर अनुपात का नियम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि स्थिर अनुपात के नियमानुसार किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव निश्चित होता है। ये हमने जाना था। ये देखो, जल का जो भार का अनुपात होता है उनमें उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान का वो 1:8 होता है। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का 3:8 होता है। इसका निकला कैसे? कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो 12 यूनिफाइड मास होता है और ऑक्सीजन का तो हम जानते ही हैं 16 यूनिफाइड मास, अभी कुछ देर पहले देखे हैं। तो इसमें जो है इनका अगर हम निकालें तो कितना निकलेगा? कार्बन का 12 है तो 12 यूनिफाइड मास अनुपाते ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 एटम है ऑक्सीजन का और एक एटम का 16, तो 2 एटम का कितना हुआ? 32 यूनिफाइड मास। तो 4 से काटेंगे तो 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 32, 3:8। ये जो है वैल्यू हमें देखने को मिलेगा। यही है स्थिर अनुपात का नियम। तो हम इसे देख लिए। अब जो है हम अगला जो टॉपिक हमारा है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो अब हम जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को पढ़ेंगे। अब जो है हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है, इसका पहला पॉइंट देखेंगे। डाल्टन साहब ने बताया कि विश्व का कोई भी पदार्थ हो वो परमाणुओं से मिलकर बना है और परमाणु जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये इन्होंने पहला पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि परमाणु जो हमारा है वो सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण होता है। परमाणु जो है वो सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी। ये इन्होंने बताया। तीसरा पॉइंट क्या बताया इन्होंने कि दिए गए तत्व मतलब एक ही तत्व के जितने भी परमाणु उसमें उपस्थित हैं उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुण जो है वो दोनों क्या होंगे? समान होंगे। जैसे इसका कहने का मतलब क्या है कि एक तत्व दिया गया, जैसे हाइड्रोजन मान लीजिए, हाइड्रोजन तत्व के जितने भी परमाणु होंगे, हाइड्रोजन तत्व के जितने भी परमाणु होंगे उनका द्रव्यमान और उनका रासायनिक गुण जो है वो समान होगा एक ही तत्व में। मतलब सेम तत्व का अगर कोई भी एटम उठा लो, जितने एटम है सबका द्रव्यमान और रासायनिक गुण सेम ही मिलेगा। यह है डाल्टन परमाणु सिद्धांत का तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट इन्होंने बताया कि भिन्न भिन्न तत्वों या 2 अलग अलग तत्वों के परमाणु जो हैं उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म जो है वो भिन्न भिन्न होंगे। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये क्या है? ये अलग अलग तत्व हैं। तो इनमें जो एटम उपस्थित है, जैसे हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन एटम उपस्थित है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मतलब एक एटम है, तो इनका द्रव्यमान और इनका रासायनिक गुण ये दोनों अलग अलग होंगे क्योंकि ये तत्व अलग अलग हैं। ये जो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का चौथा पॉइंट कहता है। कैसे? हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 यूनिफाइड मास। ऑक्सीजन का 16 यूनिफाइड मास। इसका रासायनिक गुण क्या है कि ये जो है बहुत ज्वलनशील गैस होता है और ये जो है जलने में सहायता प्रदान करता है, अर्थात जलने में किसी भी पदार्थ को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये इसका गुण अलग है, प्लस इसका मास अलग है। तो यही डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का चौथा पॉइंट कहता है कि भिन्न भिन्न तत्वों का, अलग अलग तत्वों के
परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यह है उनका चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट इनके परमाणु सिद्धांत में कहते हैं कि दो अलग अलग तत्व, दो भिन्न भिन्न तत्व जो है छोटी पूर्ण संख्या में संयोग होकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। ये छोटी पूर्ण संख्या इन्होंने कहा, छोटी पूर्ण संख्या में ये तत्व जो हैं वो संयोग करके एक यौगिक का निर्माण करेंगे। तो न आप जो है मैथमेटिक्स में पूर्ण संख्या के बारे में पढ़े होंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से 1 तक, अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और छोटी मतलब जो शुरुआत में जितनी भी संख्याएं चालू होती है, जैसे 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये सब क्या है, छोटी पूर्ण संख्या है। तो यही कहता है कि जो ये तत्व हैं वो छोटी पूर्ण संख्या में संयोग करके एक यौगिक का निर्माण करती हैं। जैसे हम मान लें कार्बन ले लें और ऑक्सीजन। अब यहाँ पर कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में संयोग करेंगे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल बन जाएगा। उसी तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके एक वाटर का मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो ये जो है इसका 5वां पॉइंट कहता है। 6वां पॉइंट जो है इनका क्या कहता है कि किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु के सापेक्ष उनकी संख्या और उनका प्रकार निश्चित होता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल देखा, तो ये एक तत्व है और तत्वों में जो उपस्थित तत्व है, यौगिक में ये एक प्रकार का यौगिक है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। इसमें जो है जो तत्व उपस्थित है जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, इनका प्रकार और इनकी संख्या, एक कार्बन यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो इनकी संख्या व प्रकार दोनों निश्चित होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप सूत्र बोलेंगे तो CO2 ही रहेगा, CO नहीं हो जाएगा। ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का केमिकल फार्मूला है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो यही कहने का इस सिद्धांत का जो है 6वां पॉइंट यही कहता है कि जो भी यौगिक है उसमें जो भी तत्व उपस्थित है उनका प्रकार और उनकी जो संख्या है वो सदैव निश्चित होगा। यही डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। तो हम इस पॉइंट को जो है अच्छे से लिख लेते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को एक एक करके देखते हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इसको हमने देखा। दूसरा हमने देखा कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। यह हमने जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम में देखा था। तीसरा पॉइंट इनका सिद्धांत का कहता है कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म समान होता है। चौथा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, इसे भी हमने देखा। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक निर्मित करते हैं। ये हमने छोटी पूर्ण संख्या के बारे में भी देखा। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या व प्रकार निश्चित होता है। तो ये है हमारा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब हम जो है एटम के बारे में, परमाणु के बारे में कुछ और तथ्य पढ़ेंगे। तो हम जो है परमाणु के बारे में पढ़ेंगे कुछ, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है परमाणु और तथा अणु, जिसमें हम परमाणु का एक सेक्शन पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में अणु के बारे में पढ़ लेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम जो है परमाणु के बारे में जानते हैं कि परमाणु हमने पहले पढ़ा कि परमाणु जो होता है किसी भी पदार्थ का एक सूक्ष्मतम कण होता है।
जो है अविभाज्य कहा था, ये डाल्टन साहब ने कहा था, लेकिन बाद में जाकर वो परमाणु को हमने विभाजित किया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो परमाणु जो है किसी भी द्रव्य की सूक्ष्मतम इकाई होती है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, और यह जो है स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकती है और नहीं भी। तो हमने इसमें 3 बातें कही, कौन कौन सी? कि परमाणु जो है किसी द्रव्य का परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम इकाई है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है। तीसरा हमने कहा कि यह परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी। स्वतंत्र नहीं भी। इस तीसरे पॉइंट का मतलब क्या है? जैसे आपको सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कापर हो गया, सोडियम हो गया, ये सब तत्व जो है स्वतंत्र अवस्था में एक सिंगल एटम के रूप में जो है प्रकृति में पाए जाते हैं। ये सब ऐसे बहुत तत्व हैं, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जैसे हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये एक सिंगल एटम के रूप में नहीं पाए जाते, अपने ही समान एटम से जो है रिएक्ट करके एक अणु का निर्माण कर लेते हैं, और इस अवस्था में जो है प्रकृति में हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, क्लोरीन हुआ, ये सब पाए जाते हैं। उसी तरीके से सल्फर जो है S8 के रूप में पाया जाता है। तो यही कहने का मतलब है परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और नहीं भी, वो मॉलिक्यूल बनाकर भी पाया जाता है। तो यह है परमाणु के बारे में। अब जो है हम परमाणु से संबंधित जो है कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि जो हम ये H लिख दे रहे हैं, Au लिख दे रहे हैं, Cl लिख दे रहे हैं, क्लोरीन हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब कि जो हमारा तत्व है उनकी प्रतीक को लिखना हम सीखेंगे। अब तत्वों का प्रतीक लिखना हम सीखेंगे, तत्वों के प्रतीक लिखना सीखेंगे। जैसे प्रतीक पीरियोडिक टेबल में आप देखते होंगे 118 तत्व उपस्थित होते हैं। 118 तत्व। पीरियोडिक टेबल क्या है? एक आवर्त सारणी है जो जिसमें जितने भी तत्व हैं, एलिमेंट्स जो हैं, वो उस सारणी में जो है लिखे गए होते हैं। हाइड्रोजन हुआ, हीलियम, लिथियम, इस तरीके से जो है सब तत्व जो है उसमें लिखे होते हैं। तो उनका जो एक प्रतीक होता है, एक सिंबल दिया गया होता है उसमें केवल, तो उस सिंबल को कैसे लिखा जाता है ये हम देखेंगे। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, तो ये सिंबल कहाँ से आया? जो मैक्सिमम सिंबल जो तत्व का होता है वो उनके अंग्रेजी नाम के प्रथम या द्वितीय या तृतीय लेटर को उठाकर उनका प्रतीक बना दिया जाता है। जैसे हाइड्रोजन के बारे में बात करें कि हाइड्रोजन का इंग्लिश नेम क्या है? इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं हाइड्रोजन को। इसका जो है फर्स्ट लेटर जो है इसका हमने उठाकर प्रतीक बना दिया, हाइड्रोजन का कैपिटल H हो गया। इसी तरीके से हीलियम को इंग्लिश में किस तरीके से लिखेंगे? हीलियम।
तो इसका जो है फर्स्ट और सेकेंड लेटर को उठाकर जो है प्रतीक बना दिया गया HE। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा जिस तत्व के अंग्रेजी नाम का प्रथम या द्वितीय लेटर उठाते हैं उसे हम जो है प्रतीक बनाते हैं। उसमें देखते हैं कि ये चाहे अगर सिंगल लेटर उठा रहे हैं, यदि हम एक सिंगल किसी भी तत्व का जो है अंग्रेजी नाम का यदि एक लेटर आप उठाकर उसका प्रतीक बना रहे हैं या जो है वो हम सदैव कैपिटल में रहेगा। आप इस तरीके से इसको नहीं लिख सकते एच को C_H। ये हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन का प्रतीक कैपिटल H होता है, ये माना गया है, ये एक मानक है। इसी तरीके से हीलियम में HE। अब यहाँ पर दो नियम है कि जब दो नाम होता है लेटर में, हीलियम में दो प्रतीक में जब दो लेटर होता है तो प्रथम लेटर सदैव कैपिटल में लिखा जाएगा, प्रथम को सदैव कैपिटल में लिखा जाएगा और सेकंड जो है हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा। उसी तरीके से हम जिंक के बारे में देखते हैं कि जिंक का जो होता है प्रतीक जो होता है वो Zn होता है। यहाँ पर द्वितीय लेटर को ना उठाकर तृतीय लेटर को उठा लिया गया है। तो इस तरीके से होता है। तत्वों के प्रतीक के में लिखने में दूसरा पॉइंट आता है कि जो कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनके अंग्रेजी नाम के प्रथम और द्वितीय लेटर को ना उठाकर हम जो है उनके अन्य नाम जैसे लैटिन नाम हुआ, ग्रीक नाम हुआ, स्पेनिश नाम हुआ, इन नामों के अक्षरों के जो प्रथम या द्वितीय लेटर जो होते हैं उनको उठाकर जो है हम क्या बना देते हैं, उनका प्रतीक बना देते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम को इंग्लिश में इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन इनका अगर देखा जाए इंग्लिश के हिसाब से तो इनके प्रथम लेटर को तो सोडियम यस होना चाहिए, लेकिन यह उसका प्रतीक नहीं है। सोडियम का प्रतीक Na होता है, Na होता है, जो कि इसका सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम। तो नेट्रियम से जो है Na उठाया गया है। उसी तरीके से पोटेशियम, पोटेशियम का प्रतीक होता है K, कैपिटल K। तो इसका जो होता है लैटिन नाम जो होता है वो केलियम होता है। तो केलियम से K को उठाया गया है। तो इस तरीके से जो है हम तत्वों के प्रतीक को लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि मैक्सिमम जो तत्व होते हैं उनके अंग्रेजी नाम का प्रथम या द्वितीय लेटर को उठाकर उनके प्रतीक बना देते हैं। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो उनके नाम जो होते हैं अंग्रेजी नाम से ना उठाकर उनके हम लैटिन अथवा किसी और नाम से जो है उठाकर बनाया गया होता है। तो ये हमने देखा। अब हम जो है 18 तत्व के बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व दिए गए हैं। क्लास 9th के सिलेबस में जो है 18 तत्व केवल ही पढ़ना है, और वो भी इसके बारे में क्या पढ़ना है, इनके परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, ये सब हमें जो है इन 18 तत्वों के बारे में पढ़ना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जो है तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 18 तत्व दिए गए हैं, इनको हमें याद करना है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इन 18 तत्वों के बारे में हमें जो है क्लास 9th के सिलेबस में है, इसे पढ़ना है। तो इसे हमें याद रखना होगा। इनका जैसे ये एक सीरीज में ऑर्डर में लिखा गया है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु संख्या जो होता है वो परमाणु संख्या नहीं परमाणु क्रमांक है। यहाँ पे क्रमांक, परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18।
और उसी तरीके से इनका द्रव्यमान संख्या है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या 1 है, हीलियम का जो है दुगना है 4 है, लिथियम का जो है दुगने में 1 ऐड कर दिया गया है उसका द्रव्यमान संख्या में। उसी तरीके से बेरिलियम में इसका दुगना करके इसमें भी 1 ऐड कर दिया गया है, और इसी में भी मतलब लिथियम बेरिलियम बोरान में दुगना करके 1 जोड़ा गया है। उसी तरीके से कार्बन का दुगना कर दिया गया है और नाइट्रोजन का भी दुगना किया गया है, और ये जो है ऑक्सीजन का भी दुगना किया गया है। मतलब हाइड्रोजन का सेम है, हीलियम का दुगना है, बाकी इस तीनों में दुगना करके 1 जोड़ा गया है, और इनमें जो है दुगना केवल दुगना किया गया है, और फ्लोरीन में दुगना करके 1 जोड़ा गया है। तो इस तरीके से जो है इनकी द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक और तत्व है, इन्हें हमें याद करना है। अब इसका कोई ट्रिक नहीं है याद करने का, आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन हम एक छोटा सा ट्रिक बता दे रहे हैं इसको किस तरीके से याद रखेंगे। लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या को याद रखना वो आपको अब खुद से जो है याद करना होगा। तो हम इसे थोड़ा सा ट्रिक है छोटा सा, उसे हम बता दे रहे हैं। जैसे आप कहेंगे हा ही ली बे बक नाउ फा ने ना मग अल सी फस कलर, 18 तत्व याद हो गया। हा ही ली बे बकनाऊ फाने ना मगल सी फस कलर, ये जो है ये इतना सा हम जो है शब्द को याद किए तो 18 तत्व जो है हमें याद हो गया। हा ही ली बे बक नाउ फाने ना मग अल सी फस कलर, हा ही ली बे बकनाऊ फाने ना मगल सी फस कलर। मतलब एक के ऑर्डर में जो है बढ़ते हुए क्रम में हमने याद कर लिया। हा ही लीवे बकनाऊ फाने ना मगल सी फस कलर। अब जो है कोई भी तत्व पूछो तो उसका परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या जो है याद हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं दुगना करके 1 जोड़ा है तो कहीं जो है दुगना कर दिया गया है उसका, तो ये थोड़ा सा याद करना होगा, तभी जो है ये अच्छे से तैयार होगा। तो ये हो गया। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एटॉमिक मास पढ़ेंगे। एटॉमिक मास क्या होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एटॉमिक मास को देखते हैं। एटॉमिक मास क्या है, तो आप AMU का नाम सुने हैं कि नहीं? AMU एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, इसे जो है हम यूनिफाइड मास के नाम से भी जानते हैं, यूनिफाइड मास के नाम से भी जानते हैं। तो एटम को मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है उसे AMU या यूनिफाइड मास कहते हैं। जैसे आप द्रव्यमान को मेज़र जब करते हैं, द्रव्यमान को जब आप मेज़र करते हैं तो किस में मेज़र किया जाता है? द्रव्यमान को किलोग्राम में, ग्राम में, इस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। यदि आपको लंबाई ज्ञात करना हो तो आप सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर इसका आप यूज़ करते हैं, इस यूनिट का जो है आप यूज करते हैं। उसी तरीके से जब आपको किसी एटम का मास ज्ञात करना होता है, किसी एटम का मास ज्ञात करना होता है, चूँकि एटम जो होता है हमारा बहुत सूक्ष्म होता है, हम उसे नंगी आँखों से देख नहीं सकते। उसे देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा, जो किसी भी पदार्थ में आपको देखने को मिल जाएगा। तो उतने जो हमारे आँखों से भी नहीं दिख रहा है उस एटम को मापने के लिए, मेज़र करने के लिए हम किस यूनिट का, किलोग्राम का तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, मीटर ये सब का तो इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। उसमें हम जो है उसको मेज़र करने के लिए AMU का इस्तेमाल करते हैं। AMU का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं या यूनिफाइड मास कहते हैं। एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है।
ये इसकी वैल्यू होती है। इसको हम देखते हैं, जैसे आप 1 दर्जन केला लेने जाते हैं बाज़ार में, 1 दर्जन केला, तो आपको कितना केला देता है, कितने यूनिट केला मिलता है? 12 यूनिट जो है आपको केला मिलता है, यानी 12 ठूक केला मिलता है। तो इसमें क्या हुआ, और उसी तरीके से हम 1 कुंटल की बात कर लेते हैं। 1 कुंटल की बात कर लेते हैं। 1 कुंटल की जब बात करते हैं तो 1 कुंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 100 किलोग्राम होते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको कोई पूछे कि 1 MU बराबर कितना होता है, तो आप बताएंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम 1 AMU के बराबर होता है, जो एटॉमिक मास यूनिट, जिसे यूनिफाइड मास के नाम से भी जानते हैं। तो एटम के जो हमारा परमाणु होता है, परमाणुओं को मापने के लिए या तौलने के लिए जो है हम मेज़र करने के लिए यूनिफाइड मास या AMU का हम इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से परमाणु की अपनी एक परमाणु हमने बताया कि वो स्फीयर है उसकी संरचना, तो उसकी अपनी एक त्रिज्या होगी। तो इस त्रिज्या को मेज़र करने के लिए कौन से यूनिट का इस्तेमाल करते हैं? नैनोमीटर। ये याद रखिएगा, नैनो यानी परमाणु की त्रिज्या को हम नैनोमीटर में मेज़र करते हैं। तो ये हमारा था एटॉमिक मास। अब हम जो है इसको ख़त्म कर चुके। अब जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।